हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 7 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। डेली करंट अफेयर के जो पीडीएफ हैं उन्हें आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से स्टैटिक जीके के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन ये था कि भारत में पहला नगर निगम ये कौन सा है जिसकी स्थापना 1687 में करी गई थी। तो ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास है। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने कलकत्ता और बंबई आंसर दिया है। तो अब से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसकी स्थापना 1687 में सबसे पहले भारत के अंदर करी गई थी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मीटिंग है, इसके 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लीड किया अभी हाल ही में। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि इसमें जिन देशों ने भी हिस्सा लिया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर सभी से ये आह्वान किया गया है कि हम डिजास्टर को लेकर प्रॉपर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास में रखें, क्योंकि आज की डेट में दुनिया में कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं है जहां पर नेचुरल डिजास्टर ना आ रहा हो। जैसे अगर हम बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में आपने देखा भूस्खलन हुआ। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है, जैसे उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हमेशा बाढ़ आती है हर साल। इसके अलावा दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हर साल डिजास्टर आते ही रहते हैं, जैसे कि सेंट्रल अमेरिकी देश हो गए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि इनसे निपटने के लिए हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत $50 मिलियन की धनराशि जो है ये फंड स्वरूप रेस करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 के अंदर B20 कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया। B20 का मतलब है बिजनेस 20। G20 के अंदर एक Y20 भी है जिसको यूथ 20 बोला जाता है। तो अभी B20 की चौथी मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई। इस बार इसको नागालैंड में आयोजित किया गया, कोहिमा के अंदर। 4 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी और कल के दिन 6 अप्रैल के दिन इसका समापन हुआ है। और इस मीटिंग में 29 देशों के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है। टोटल 64 डेलीगेट्स ने यहाँ पर पार्ट लिया था। B20 का मेन उद्देश्य ये है कि G20 नेशन और उसके अलावा नए ऐसे देश जो कि G20 से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को आपस में मिलाकर ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में बेहतर MOU साइन करना, कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा व्यापार हम एक दूसरे से कर सकें। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको एक बेस देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। और अगर हम बात करें अभी कुछ टाइम पहले कि जैसे ये हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि डिजास्टर रेजिलिएंट की 5वीं मीटिंग ये हुई है। अगर कहा जाए कि डिजास्टर रेजिलिएंट की पहली मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई थी, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। देखो कितने लोग मुझे बताते हैं। वैसे अगर B20 की मीटिंग की बात करें तो B20 की जो पहली मीटिंग है ये इम्फाल में हुई थी। कहां पर? इम्फाल में। B20 की दूसरी मीटिंग ऐजवाल में हुई थी, ये भी ईस्टर्न स्टेट में हुई। जो तीसरी मीटिंग है ये गंगटोक में हुई, सिक्किम में। और अब चौथी मीटिंग कोहिमा में हुई। आपको पता है ये B20 की मीटिंग ईस्टर्न स्टेट में ही क्यों आयोजित करी जा रही है। भारत सरकार ये चाहती है कि जितने भी हमारे पूर्वी राज्य हैं, जैसे आसाम हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी राज्यों में जो किसान हैं, जो MSMEs हैं, वो सब सशक्त हों, वो सब बेहतर बने। तो इसका सीधा फायदा इन स्टेट से शुरू होकर पूरे भारत को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है और ये रिपोर्ट बनाई गई है JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स और साथ में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर अभी ये जो रिपोर्ट जारी करी है, इसमें यह बताया गया है कि भारत कौन से वर्ष तक सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर के रूप में दूसरी सबसे बड़ी पावर होगा। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। 2026 तक भारत पूरे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर बन के उभरेगा। फोटोवोल्टिक वो टेक्नोलॉजी है जिसमें सोलर एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 पे इस टाइम पे चाइना है। तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत आ जाएगा 2026 तक। लगातार भारत सरकार सोलर पैनल्स को लेकर नए नए पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। और जो
टारगेट की अगर हम बात करें या ग्रोथ की बात करें तो आप ऐसे समझ लो 2022 में 18 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया है सोलर एनर्जी से हमने। और 2023 में जो हमारा टारगेट है ये 38 गीगावाट चल रहा है। मतलब आप समझ लो दुगने से भी ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 लॉन्च करी है? तो इसको तेलंगाना में चंद्रशेखर राव सरकार ने लॉन्च किया है। अब सवाल ये है कि कूल रूफ पॉलिसी है क्या? देखिए, गर्मी से बचाने के लिए पूरे राज्य को ये पॉलिसी लॉन्च करी गई है। कूल रूफ पॉलिसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये हमारे शहर बसे हुए हैं, क्लियर है? ठीक है, ये घर है मान लीजिए शहरों में, या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी। अब ये जो धूप आ रही है, गर्मी के दिन आ ही गए, अब ये जो धूप आएगी ये अपने साथ टेम्परेचर लेकर आएगी, जिससे कि तापमान लगातार बढ़ेगा शहरों में। तो है क्या कि इसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। और ये जो सोलर पैनल है ये आने वाली जो धूप से जो एनर्जी है इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इन किरणों को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर पहली चीज तो इनका टेम्परेचर कम हुआ। दूसरी चीज, शहर के बाहर बहुत सारी पवन चक्कियां लगाई जाएंगी, जिससे कि बिजली का तो उत्पादन होगा ही होगा, साथ में एक एयर फ्लो भी चलेगा। अब ये जो एयर फ्लो है, आप समझ रहे हो, अभी तक हम लोग घरों के अंदर जैसे कूलर और एसी का यूज करते हैं, ये एक तरीके से शहर के शहर को पूरा ठंडा रखने का काम करेगा। तेलंगाना ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन रहा है। इससे पहले किसी भी राज्य ने इस तरीके की कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च नहीं करी गई है। एक्चुअली देखा जाए तो यह सच में बहुत कूल पॉलिसी है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर है यहाँ पर तमिलसाई सुंदरराजन। यहाँ के कई सारे फोक डांस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर गिसादी डांस चलता है, क्या बोलते हैं, गिसादी। एक यहाँ पर चिंदू डांस चलता है, चिंदू। एक यहाँ पर बोम लता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है कि 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट रहेगी। जिस तरीके से भारत में लोगों की आय घट रही है पिछले कुछ टाइम में, तो 2024 तक जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित है? तो इनके हिसाब से 6.3% रहने का अनुमान है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, भारतीय मूल के। और इसकी वाइस प्रेसिडेंट है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत के जितने भी सरकारी बैंक हैं इन्होंने कितना पैसा फरवरी 2023 में ट्रांसफर किया है? ये ऐसा पैसा है जिसको कोई भी कस्टमर या ग्राहक क्लेम नहीं कर रहा है। और आपको पता है ये जो पैसा है अकाउंट्स में, इसको मिनिमम 10 साल हो गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको 10 साल से कहीं और ज्यादा हो गए हैं। तो किसी भी कस्टमर ने अपने अकाउंट में पड़े हुए इस पैसे को क्लेम नहीं किया है। तो टोटल अगर बात करें तो ये अमाउंट है 35,012 करोड़। और इसमें नंबर 1 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई ने ऑन एन एवरेज 8,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। सेकंड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक रहा, जिसने करीब 5,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। और तीसरे नंबर पे कैनरा बैंक रहा, जिसने करीब 4500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। तो ये वो टॉप 3 बैंक है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा अनक्लेम्ड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा बाकी जितने भी सरकारी बैंक है सबकी मिली जुली धनराशि मिलाकर 35,000 करोड़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई है। पीएनबी 1894, कैनरा बैंक 1906। आरबीआई की अगर बात करें तो 1935 में स्थापना करी गई है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, और इस साल 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल दुकान? तो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए ये एक ऐसा पॉस टर्मिनल लॉन्च किया है, और इस टर्मिनल पे इन्हीं का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है डिजिटल दुकान। इस पॉस टर्मिनल की मदद से ये कार्ड स्वाइप करा के आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप टैप करके भी वायरलेस पेमेंट भी कर सकते हो। तो आपने देखा होगा, आई एम श्योर, ये मशीन कई सारी दुकानों में या फिर शोरूम्स में आप ये आम तौर पर रखी हुई देखते हो। तो एक्सेस ने अपनी खुद की एप्लीकेशन के साथ इसको लॉन्च किया है।
इसको पॉस टर्मिनल बोलते हैं। पॉस का पूरा मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एक्सिस बैंक के चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, इसमें इन्होंने पार्टनरशिप करी है वीजा के साथ। और वीजा एक अमेरिकी कंपनी है। 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। वीजा का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को और इसके सीईओ हैं, इनका नाम है रेयान मैकलर्ने। मैकलर्ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी में नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी पदभार किसने संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, ये है वाइस एडमिरल अतुल आनंद। इन्होंने पदभार संभाला है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। इसके पहले इन्हें आईएनएस में भी एक्सपीरियंस रहा है। ये आईएनएस खुकरी में भी रह चुके हैं। इसके अलावा आईएनएस मुंबई में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। आईएनएस चातक में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित हो चुके हैं 2022 में। विशिष्ट सेवा मेडल से 2015 में सम्मानित हो चुके हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, अतुल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं सुधा शिव कुमार। अभी ये फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को अध्यक्ष के रूप में संभालेंगी और ये 39वां सेशन था फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें इन्होंने ये पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के द्वारा अभी हाल ही में इनका ये कौन सा मिशन है जिसमें पहली महिला एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया गया है? और इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच नासा का एक मिशन है जिसका नाम है आर्टिमिस। क्या नाम है? आर्टिमिस सेकेंड मिशन। ये नासा का मिशन है जो कि अगले साल होने जा रहा है 2024 में, और ये मून के लिए मिशन है। तो आप ये समझ लो, इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर उतरने वाली पहली महिला ये बन जाएंगी, क्रिस्टीना कोच। और बाकी के जो, अगर टोटल क्रू की बात करें तो 4 एस्ट्रोनॉट हैं इस मिशन में। एक तो क्रिस्टीना हो गई, दूसरे होंगे विक्टर ग्लोवर। क्या नाम है? विक्टर ग्लोवर। तीसरे यहाँ पर होंगे जेरमी हैंसिंग। जेरमी हैंसिंग। और चौथे जो होंगे, इनका नाम है रीड वाइसमैन। रीड वाइसमैन। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और नासा के इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। बिल नेल्सन। आपको पता है नासा की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? इसका नाम है एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोरर 1। इसको नासा के द्वारा 1958 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस बार महिला एकल खिताब जीता है जॉर्जिया तुंजुंग ने। और ये कौन से देश की खिलाड़ी है, क्या बता सकते हो? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये इंडोनेशिया की खिलाड़ी है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इन्होंने भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को हराया फाइनल में। और बात हो रही है यहाँ पर बैडमिंटन की। ठीक है, अगर बात करी जाए सेम इवेंट में मेंस टाइटल किसने जीता है, मतलब पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम है कैंता निशिमोतो। कैंता निशिमोतो। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये जापानीज खिलाड़ी हैं, कैंता। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन कौन सा दिन मनाया गया? तो ये साल जो है अप्रैल के 4 तारीख को यह दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जब जो खदानें होती हैं ना, मतलब जहां से खुदाई करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो वहां पर जिस तरीके से काम होता है उसमें एहतियात बरता जाए। कई बार ऐसा होता है कि माइन में काम करते हुए वर्कर्स की मौत हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। तो इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम रही इसकी माइन एक्शन कैन नॉट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कौन से दिन मनाया गया? तो इसको इस बार हम लोगों ने मनाया 5 अप्रैल को। 2023 की थीम रही शिपिंग में अमृतकाल। तो आज की बात यहीं तक। पर अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो कलकत्ता में जो शहीद मीनार है, इसका ओरिजिनल नेम क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज रात 12 बजे तक इन बैचेस में 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो कि कल लॉन्च हुए हैं,
20% का डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद इनमें कोई भी डिस्काउंट नहीं रहेगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि सीजीएल 2023 देने जा रहे हैं, सफलता की गारंटी इस बैच के साथ है। जीएस में आपको पता ही है मेरा कंटेंट कितना प्रिडिक्टेड रहता है। यहाँ पर मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा इस बैच में। पहली चीज तो ये बैच आपको सीधे 1200 का आज रात 12 बजे तक मिल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। दूसरी चीज ये कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स सबकी एक ही बार में आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। सारी क्लासेस पहले ही दिन से आपको 12 तारीख को मिल जाएगा। ये बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 तारीख को आपको सुबह सुबह ये सारा कंटेंट एक बार में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होंगी। ये तो वीओडी क्लास हो गई, अब लाइव क्लासेस भी होंगी। लाइव क्लास में मैं आपको क्या दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हर एक टॉपिक के वन लाइनर मैं आपके कवर कराऊंगा अगले 90 दिन के अंदर। तो ये बैच बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। ऐसा बैच आपने कभी नहीं देखा होगा जिसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस हो। तो ये वर्थ है आपके लिए। आप सभी इसके लिए इसे एग्जाम इंजन से एनरोल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका अगले महीने एमटीएस का एग्जाम है, आपके पास अभी भी समय है, आप एमटीएस के लिए भी एनरोल कर सकते हो। सिर्फ जीएस जीके का एमटीएस के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी ये जो मैथ्स का बैच है, रीजनिंग का बैच है और इंग्लिश का बैच है, ये तीनों वीओडी बैच है, रिकॉर्डेड बैच है। और एमटीएस वालों के लिए आखिरी 30 दिन के लिए एमसीक्यू बैच भी मैंने लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल से हो रही है, मतलब कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।